हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं ये है उत्तराखंड जीके की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो हम आपके लिए लाए हैं। उत्तराखंड के 5000 एमसीक्यूज की सीरीज जो आपके सभी एग्जाम के लिए पुलिस, बंदी रक्षक, एसआई, लेखपाल पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्या डिस्कस करेंगे? देखिए दोस्तों, अजय राव सर की बुक को डिस्कस करेंगे, बीएस नेगी सर की बुक को डिस्कस करेंगे और पुराने पेपर्स को हम यहाँ पे जो यूपीएससी ने आपको पूछे हैं वे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम यहाँ पे परीक्षा वाणी भी डिस्कस करते थे, लेकिन अब से हम यहाँ पे परीक्षा वाणी डिस्कस नहीं करेंगे। परीक्षा वाणी के लिए हम अलग से क्वेश्चन लाएंगे, लगभग 500 के क्वेश्चन, यानी 500 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और हाँ दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों लाइक भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे और पूछा है आपको कि ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो यह है बीएस नेगी वाली बुक का पार्ट और बीएस नेगी का यहाँ पे यह है और पार्ट 1 है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा कि ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई। बताइए 1889 में, 1862 में, 1854 में या फिर 1888 में। तो बताइए जरा 1888 में बताइए कौन सा सही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलने वाला है, तो बिल्कुल दोस्तों 1888 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना 1888 में ही हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत से इंपॉर्टेंट स्कूल आपको पूछे जाते हैं जो बहुत पुराने हैं। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप दीजिए जरा कि वेलहैम बॉयज स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि वेलहैम बॉयज स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई। 1837, 1856, 1937 या फिर 1957। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है, तो हाँ दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा और इसका जो राइट आंसर है यह है 1937। वेलहैम बॉयज स्कूल की स्थापना 1937 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट स्कूल है देहरादून से संबंधित वो यहाँ पे देखिए यह दोस्तों सबसे पहले ओक ग्रोव स्कूल और इसकी जो स्थापना हुई थी वो जून 1888 में हुई थी, जो हमने आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था। देखिए ओक ग्रोव स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आप यहां पे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी आपको पूछा, यह है वेलहैम बॉयज स्कूल और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो यहां पे जो मिस्टर जो ओलिफेंट थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1937 में की गई थी। तो ये दोनों स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे वेलहैम गर्ल्स स्कूल की है, यानी इन्हीं की वाइफ थी और इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? अगर बात करें स्थापना की तो 1957 में की गई थी, यानी इस स्कूल के लगभग 20 साल बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए वेलहैम गर्ल्स स्कूल की बात करें 1957, वेलहैम बॉयज स्कूल की बात करें तो क्या है 1937। और फिर भी यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे बात करें जो कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी स्कूल है देहरादून में 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर यहाँ पे देखिए वेनबर्ग एलन स्कूल, इसकी स्थापना भी 1888 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है ये है वुडस्टॉक स्कूल, 1854 में आपको यहाँ पे दिखेगा। और फिर यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे है सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में, देखिए बहुत पुराना है तो काफी इंपॉर्टेंट है और 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल, इन्हें आप जरूर याद करें। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून जनपद में नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी शताब्दी केंद्र यानी नेत्र केंद्र, मानसिक रोग संस्थान, फिर यहाँ पे क्षेत्रीय अभिलेखागार और यहाँ पर है केंद्रीय भवन अनुसंधान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जरा आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या है इसका सही आंसर आप दीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको केंद्रीय भवन संस्थान। और ये कहां मिलेगा, तो बताइए जरा ये कहां पे मिलेगा, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर की बात करें तो ये आपको मिलने वाला है रुड़की में, यानी ये आपको मिलेगा हरिद्वार में। बाकी सभी कहां पे है, देहरादून में है। और यहीं पर दोस्तों अगर क्षेत्रीय अभिलेखागार की बात करें तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसे राजकीय अभिलेखागार की जो यहाँ पे जो दर्जा दिया गया था ये अक्टूबर 2003 में दिया गया था, अक्टूबर 2003 में दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन और पूछा है कि भारतीय वन कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहीं पर दोस्तों आपको अगर ऐसा पूछा जाता कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो देखिए तब आपका आंसर आता 1987 में। तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 5 और बताइए जरा इसका कि आईएएस अकादमी मसूरी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर कब रखा गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईएएस अकादमी जो मसूरी है इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर कब रखा गया और इसकी स्थापना कब हुई यह भी बताइए जरा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी यह भी गलत है, ऑप्शन नंबर जो डी है यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है 1972, यह बिल्कुल सही है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे भी। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और यही प्रश्न दोस्तों यूकेएसएससी ने भी हाल ही में आपको 2020 या 21 के एग्जाम में पूछा था कि महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई या फिर किसके नाम पर की गई। तो बताइए जरा, महादेवी वर्मा जी के नाम पर, महादेवी भटनागर जी के नाम पर, महादेवी पाठक जी के नाम पर या फिर महादेवी शर्मा जी के नाम पर। तो क्या है इसका सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी जितने हमने आपको यहाँ पे रखे हैं तो इन्हें जरूर नोट डाउन करें। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको मिलेगा ए ये गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी एकमात्र सही है यानी महादेवी भटनागर। तो महादेवी भटनागर द्वारा महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में की गई थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर आप डिटेल्स आप यहाँ पे देखोगे कि दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बताइए दोस्तों कब की गई दून स्कूल की स्थापना। तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो यह की गई है 1935 में। कब की गई है, 1935 में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए यह है दून स्कूल की स्थापना और इसकी स्थापना दोस्तों जो की गई है ना वह सितंबर 1935 में की गई है। दून स्कूल की स्थापना सितंबर 1935 को। और एक फैक्ट दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यह एशिया का प्रथम पंजीकृत यानी जो रजिस्टर्ड स्कूल है कौन सा है, दून स्कूल है। 1935 सितंबर के महीने में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी, तो देखिए स्थापना की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वह कौन थे, वह थे सतीश रंजन दास यानी SR दास। CR दास मत कर देना दोस्तों, CR दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास जो कि गलत है। तो SR दास है यानी सतीश रंजन दास इसका सही आंसर है। और एक फैक्ट दोस्तों जो काफी डीप है वो यहाँ पे यह है कि इस स्कूल के जो पहले प्रधानाध्यापक थे यानी जो हेडमास्टर थे वह कौन थे, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों। इनका नाम क्या है, AE फूट है। क्या है, AE फूट। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पे देखिए जो हम आपको बता रहे थे दोस्तों, यहां पे देखिए महादेवी कन्या पाठशाला 15 सितंबर 1902 को इसकी स्थापना देहरादून में की गई। और यही प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। मैं तो सोच रहा था कि 2020 में पूछा है, लेकिन ये तो 2021 में पूछा है ग्राम विकास अधिकारी में। तो महादेवी भटनागर जी ने इसकी स्थापना की थी 1902 में, 15 सितंबर को इसकी स्थापना की थी। अब यहां पे देखिए कुछ और भी है, जैसे कुछ और भी स्कूल है देहरादून से, वीर माधो सिंह भंडारी। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो जनवरी 2005 में हुई थी तकनीकी विश्वविद्यालय की। सेंट जोसेफ एकेडमी की बात कर रहे हैं तो 1934 में इसकी स्थापना। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी स्थापना 2012 में की गई थी। ग्राफिक इरा देखिए दोस्तों, ग्राफिक इरा काफी इंपोर्टेंट है। यह पूछा जाएगा कि इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो अगस्त 14 को 2008 में दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी, देखिए यहां की बात करें तो 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न यूकेएसएससी दोस्तों आपको पूछ भी जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। जितने भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो 1 सितंबर 1959 को यानी 1 सितंबर 1959 को जो यहां पे राष्ट्रीय अकादमी मसूरी है उसकी स्थापना की गई। और 1972 में, बाद में 1972 में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। तो यहां तक तो ये हो गया।
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 8, 9 और 10 इन तीनों का आंसर दीजिए एक साथ जरा, कि दून हॉस्पिटल की स्थापना किस वर्ष की गई। यह प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जो हॉस्पिटल ट्रस्ट है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि जो एम्स ऋषिकेश है इसका शिलान्यास यानी इसकी नींव कब रखी गई थी। यह आंसर आप बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, बताइए इन तीनों का आंसर क्या होगा। ए बी सी कर्म से लिखिए इसका आंसर, और वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए दून हॉस्पिटल की बात करते हैं तो 1935 दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहीं पर हिमालयन इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1989 है। कब है, 1989। और एम्स ऋषिकेश की बात करें तो इसकी जो नींव पड़ी थी ये 2004 में पड़ी थी। अब जरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे जैसे हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की बात करते हैं तो स्वामी राम जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भले ये प्रश्न आपको सरल लग रहा होगा लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में स्वामी राम जी द्वारा की गई थी और जून 2007 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहां पे देखिए यह एम्स ऋषिकेश की बात कर रहे हैं तो नींव तो रखी गई थी 2004 में और 2014 में यानी 10 साल बाद गुलाम नबी आजाद जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। तो इन फैक्टों को दोस्तों जरूर देखना। और यहां पे हमने जो BS नेगी वाली जो बुक है वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों हम यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं वह है अजय रावत सर की बुक को। तो अजय रावत सर की बुक को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइए जरा, अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देहरादून स्टडी पॉइंट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है। स्टोरी ऑफ डी मोगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खाकी खां, डॉक्टर कानूनगो, निकोलस मनुची या फिर राम गोपाल जी। तो कौन है इसके सही आंसर। तो बताइए। और राम गोपाल जी से संबंधित एक प्रश्न हमने आपको दिया था कम्युनिटी टैब में कल परसों, शायद आपको याद होगा दोस्तों। और वह प्रश्न क्या था, वह प्रश्न था इंडो चाइना तिब्बत जो ट्रायंगल जो बुक है वो किसने लिखी थी, राम गोपाल वर्मा जी ने लिखी थी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी तो इसका गलत हो गया है। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। तो बताइए जरा, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, निकोलस मनुची इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो स्टोरी ऑफ डी मोगोर जो पुस्तक लिखी है दोस्तों वो किसने लिखी है, वो निकोलस मनुची जी ने लिखी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए कि खलीतुल्लाह के नेतृत्व में मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया। तो बताइए जरा, गढ़वाल पर आक्रमण इन्होंने कब किया था। 1836 में किया था, 1663 में किया था, 1636, 1663, 1655 या फिर 1642। तो कब किया था, इसका आंसर आप बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा 1655। 1655 में इन्होंने आक्रमण किया था दोबारा। जब पहली बार आक्रमण किया था नवाजत खां के उसमें तो वो तो हार गए थे। फिर उसके बदला लेने के लिए 1655 में इन्होंने दोबारा आक्रमण किया खलीतुल्लाह के नेतृत्व में। अब है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर बताइए। देखिए सुलेमान सिकोह ने किस पवार शासक के यहां शरण ली थी और इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा पृथ्वीपति शाह, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। अब इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों यहां पे अब हम इसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए पृथ्वीपति शाह के बारे में। देखिए पृथ्वीपति शाह की बात करें तो 1640 से लेकर 1664 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। और यहीं पर बात करें दोस्तों तो पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी उनका नाम क्या था। उनका नाम आपको क्या दिखाई दे रहा है, उनका नाम दोस्तों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती कौन है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका है। खलीतुल्लाह ने आक्रमण किया था 1655 में। खलीतुल्लाह ने कब आक्रमण किया, पृथ्वीपति शाह के ही काल में किया और 1655 में किया था। और यहीं पर दोस्तों एक चीज देखोगे कि इसके पुत्र का नाम मेदिनी शाह था जिसने विश्वासघात किया था। और पौत्र की बात करें तो पौत्र का नाम क्या था, फतेह शाह था। अब देखिए श्रीनगर से राजगढ़ी इसने एक राजधानी बनाई थी, यानी इसकी दो राजधानी थी, एक राजगढ़ी भी थी यानी जो आपको उत्तरकाशी जनपद में मिलेगा, है ना, बड़कोट के आसपास। और पृथ्वीपुर नगर की स्थापना भी इसने की थी। इसी के काल में दोस्तों, यानी जब सुलेमान सिकोह ने इसके जब पृथ्वीपति शाह था तो सुलेमान सिकोह ने इसी के काल में यहाँ पे शरण ली थी। और उसी के साथ यह व्यक्ति भी आया था रामदास और हरिदास। और रामदास के बाद उसकी जो पीढ़ी आई हरिदास, यानी हीरालाल, मंगत राम, फिर मोलाराम, तो इसी क्रम में आई थी।
बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी बातें थी, जैसे मुगल काल में कुछ यहाँ पे घटनाएं चल रही थी, इसे आप देख लेना। वैसे तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे दोस्तों यह है, जो ये तीनों युद्ध है, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई का युद्ध, अक्सर पूछा जाता है कि सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था, धर्मत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, देवराई का युद्ध किसके बीच में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न हिस्ट्री में बार बार पूछा जाता है। देखिए, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था, औरंगजेब और किसके बीच में हुआ था, बताइए जरा दोस्तों किसके बीच में हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, दारा सिकोह के बीच में हुआ था। और सामूगढ़ की बात करें तो जून अगले साल यानी उसी टाइम पे हुआ था, जून में हुआ था 1658 में। और लास्ट युद्ध हुआ था जो उत्तराधिकारी का था, यानी औरंगजेब के बीच में और दारा सिकोह के बीच में, तो 1659 में हुआ था, जिसमें दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती है, उसे बंदी बना लेता है और फिर उसे मार देते हैं। तो यहां तक तो दोस्तों पृथ्वीपति शाह था। लेकिन जरा आप यहां पे देखिए, जिस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, देखिए एक है दारा सिकोह पुस्तक, यह है डॉक्टर कानूनगो, और यह प्रश्न हमने आपको यहां पे दिया था, जैसे कि हिस्टोरिया ड्यू मोगल पुस्तक, तो एक ऑप्शन हमने आपको दिया यहां पे कानूनगो। तो कानूनगो ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इन्होंने लिखी है दारा सिकोह। तो यहां तक ये हो गया। फिर देखिए दोस्तों, इन्होंने इसमें बहुत सी बातें बताई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पृथ्वीपति शाह का हमें एक लेख उत्कीर्ण मिलता है लक्ष्मी नारायण मंदिर पे, जो कहाँ पर है, भक्तियाना श्रीनगर में है। और देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में भी हमें इनका लेख मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है ट्रेवलर्स की, ट्रेवल्स इन इंडिया, इन्होंने लिखी थी। तो इसे भी एक बार वीडियो को पॉज करके दोस्तों यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी है इसे जरूर पढ़ना। तो यहाँ तक ही हो गया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 14 का। इंडो चाइना तिब्बत ट्रेंगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी हमने डिस्कस कराया था। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने देखा, देखिए कानूनगो को क्या देखा था, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी दारा सिकोह। क्या लिखी थी, दारा सिकोह। तो ये तो हो गया। निकोलस मनुची की हमने देखा था स्टोरियो डी मोगोर पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, स्टोरियो डी मोगोर। तो स्टोरियो डी मोगोर जो पुस्तक लिखी है वो निकोलस मनुची ने लिखी, यह भी हमने अभी डिस्कस कराया था। और एसआई वेंग तो वो था जो 1850 में कहां पे आया था, गढ़वाल में आया था चाय की खेती के लिए, है ना, ब्रिटिश काल के समय। तो यहां पर ये नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन जो आपको ये दिखाई दे रहा है राम गोपाल जी, यह बिल्कुल सही है और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। फिर यहां पे अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए जरा। शिवाजी और गुरु गोविंद जी की भांति घोड़े पर बैठे हुए किस पांच शासक का चित्र मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि शिवाजी और गुरु गोविंद की भांति घोड़े पर बैठे हुए किस पांच शासक का हमें चित्र मिलता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलने वाला है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलना है वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो फतेहपति शाह है वह बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, और भी यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी फतेहपति शाह के बारे में, लेकिन पहले जरा कुछ इन्हें और देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दीजिए पहले कि किस पौड़ शासक की वीरता को सम्मान देने के लिए उसकी तलवार और अस्त्र शस्त्र जो भी है दावा प्रांत यानी तिब्बत में रखे गए थे, तो वह शासक कौन था। देखिए यह राहुल संकृत्यायन जी ने यह कथन कहा है और अजय राव सर की बुक में है, तो हम आपको अजय राव सर की बुक कंप्लीट करा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक दो दिन में हमारा गढ़वाल पौरवंश भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे गोरखा शासन पे और फिर ब्रिटिश गढ़वाल पे आ जाएंगे। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या है कि किस पौड़ शासक की वीरता को सम्मान देने के लिए उसकी तलवार अस्त्र व आदि जो भी है दावा प्रांत में रखे गए थे, यानी वर्तमान में होंगे या नहीं होंगे इसका पता नहीं, लेकिन रखे गए थे। तो मान शाह, महिपत शाह, श्याम शाह या फिर फतेहपति शाह, तो इसका सही आंसर क्या होगा। और साथ ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर दीजिए कि नवरत्न फतेह शाह के दरबार में कौन सा नहीं था। देखिए 9 रत्न थे फतेहपति शाह के दरबार में, इसलिए इसे गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं। तो यहां पे यह बताना है कि 9 रत्नों में से कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर दीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो फतेहपति शाह है यह बिल्कुल सही है, यानी वीरता के सम्मान देने के लिए फतेहपति शाह के लिए तलवार जो अस्त्र वगैरह है वो दावा प्रांत में रखे गए थे। और यहीं पर नवरत्न की बात करें तो श्रीधरन आपको मिलेगा। श्रीधरन कोई भी यहाँ पे नवरत्न नहीं था, बाकी सुरेशानंद, बाष्पानंद, खेतराम ये सभी क्या थे, ये सभी नवरत्न थे। अब यहां पे देखिए और इसे डिटेल से पढ़िए दोस्तों। देखिए ध्यान से पढ़ना दोस्तों, एक प्रश्न फतेहपति शाह से एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड में आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पे देखते हैं, देखिए 9 रत्न की बात कर रहे हैं, तो 9 रत्न कौन है, हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त नोटियाल, 2 हो गए, हरिदत्त थपलियाल, हरिदत्त नोटियाल। फिर यहां पे सुरेशानंद बरतवाल और शशिधर डंगवाल, सुरेशानंद बरथवाल, शशिधर डंगवाल। देखिए एक बार आपको नाम याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और कुछ समय तक निश्चित ही आपको याद रहेगा और एग्जाम में फिर एलिमिनेट करके आप अपना आंसर, राइट आंसर पहुंच सकते हैं। तो हरिदत्त थपलियाल,
हरिदत्त नोटियाल, सुरेशानंद बर्तवाल, शशिधर डंगवाल, और फिर यहाँ पे देखिए खेतराम हो गया और रुद्रदत्त हो गया। फिर यहाँ पे सहदेव चंदोला, बाशवानंद और कीर्तिराम। तो यह सभी जो 9 रत्न थे ये किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। और राहुल शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है? राहुल शंकराचार्य जी ने यह कथन लिखा है जो हमने आपको अभी प्रश्न में पूछा था कि अस्त्र शस्त्र ढाबा प्रांत में रखे गए हैं। दरबारी कवि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज जो हमने सबसे पहले प्रश्न पूछा था कि फतेह शाह का हमें शिवाजी और गुरु गोविंद जी के समान घोड़े में बैठा हुआ एक चित्र प्राप्त होता है, जिसमें फतेहपति शाह की जो एज है वो कितनी बताई गई है? 33 वर्ष बताई गई है। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये देखिए कि फतेहपति शाह की जो संरक्षिका थी उनका नाम क्या था? रानी कटोची था। तो यहां तक तो ये हो गया। अब जरा और देखिए इंपॉर्टेंट बुक आती है फतेहपति शाह से, और इस पेज को दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट करना। एक प्रश्न इस पेज से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्रबल संभावना है तो समझ आइए दोस्तों, याद होना ही होना चाहिए। देखिए G.R. विलियम्स ने क्या लिखा है? मेमोयर्स ऑफ देहरादून की पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? मेमोयर्स ऑफ जो देहरादून पुस्तक है वह किसने लिखी है? G.R. विलियम्स ने लिखी है। और यहीं पर इन्होंने बताया था कि उन्होंने फतेहपुर नगर की स्थापना की थी और सहारनपुर पे आक्रमण किया था। ये हो गया। फिर है यहाँ पे विचित्र नाटक, और यह नाटक किसने लिखा है? यह नाटक गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। और इसमें भंगाड़ी के युद्ध का वर्णन है जो 1688 ईस्वी के आसपास हुआ था, या 1688 ईस्वी में हुआ था। तो दूसरा ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह है मतीराम, और मतीराम की पुस्तक है वृत्त कौमुदी। क्या है? वृत्त कौमुदी। और वृत्त कौमुदी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे इसलिए है कि इसमें यह बताया गया है कि गढ़वाल का स्वर्ण काल किसका काल था? फतेहपति शाह का काल था। यानी तो देखिए मतीराम जी के अनुसार वृत्त कौमुदी में गढ़वाल का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया? फतेहपति शाह को कहा गया, है ना। तो यहां तक ये हो गया। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पर है रतन कवि, और रतन कवि की बात करें, इन्हें क्षेमराज भी कहते हैं। इन्होंने फतेह शाह लिखा था, या फिर फतेहपति शाह जो ग्रंथ है उन्होंने ये लिखा था। और यहां पे क्या बताया इन्होंने कि दूर अतीत के इतिहास में स्वर्णयुग मानो पुनः गढ़वाल में साकार हो उठा, और इतनी शांति सुरक्षा है कि लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते। तो घरे में ताले नहीं लगाते, ये रतन कवि ने कहा था, क्षेमराज ने कहा था। जटाशंकर की बात करें तो जटाशंकर फतेहपति शाह ने यानी फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा था। और रामचंद्र कड़वाल, फतेह शाह यशोवर्धन और सुखदेव मिश्रा की बात करें तो वृत्त विचार। तो यह जो पुस्तक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें अगर आपको अभी तक यह याद नहीं है। तो यहां तक और फैक्ट हो गए। और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों, कि जैसे यह प्रश्न तो यूपीएससी कई बार आपको पूछ चुका है यहाँ पे, कि देखिए कि 7वें गुरु हरराय के पुत्र जो रामराय जी थे वो गढ़वाल में आए थे फतेहपति शाह के काल में, और 3 ग्राम खुड़बड़ा, राजपुर और चामासारी यह ग्राम क्या दिए थे? दान दिए थे। तो यहां तक तो ये हो गया। फिर है फतेहपति शाह ने अष्टकोण मुद्रा का जो रजत मुद्रा है वह भी उत्कीर्ण करवाया था। फतेहपति शाह के काल में बधानगढ़ पर आक्रमण किया था किसने? ज्ञानचंद ने। और नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा भी यह ले गया था। दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था, 1703 में हुआ था या फिर 1705 में, इसमें थोड़ा विवाद रहता है, फिर भी फैक्ट याद कर सकते हैं। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुका है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, और इसका आंसर दीजिए कि फतेहपति शाह के बाद पंवार शासक कौन बना? तो बताए दोस्तों, फतेहपति शाह के बाद पंवार शासक कौन बना? प्रदीप शाह, उपेंद्र शाह, जयकित शाह या फिर श्याम शाह? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर मिलेगा फतेहपति शाह के बाद जो शासक बना वह बना था उपेंद्र शाह। कौन बना है? उपेंद्र शाह। इसके बाद शासक बना 50वां यह शासक था। कौन सा ग्राम प्रदीप शाह द्वारा सिख गुरु को दान नहीं दिया गया? तो बताइए जरा कौन सा वाला था? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो यह राजपुर नहीं था, क्योंकि राजपुर अभी हमने देखा यह तो फतेहपति शाह ने दान किया था। फतेहपति शाह के बाद जब बाद में यानी उपेंद्र शाह बेटा, फिर यहाँ पे प्रदीप शाह बेटा, तो प्रदीप शाह ने भी दान दिए थे और उसने 4 ग्राम दान दिए थे। और उन 4 ग्राम के नाम क्या थे यह भी हम आपको आगे डिस्कस कराएंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे कि प्रदीप शाह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो बताइए जरा प्रदीप शाह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, ये था कनक देवी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रदीप शाह के बारे में। तो देखिए दोस्तों, प्रदीप शाह की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो संरक्षिका की बात करें तो कनक देवी है। कटोची आपने पढ़ा था फतेहपति शाह की था, है ना। तो इन फैक्ट को दोस्तों ध्यान रखना, कौन किसकी संरक्षिका थी, कौन किसकी संरक्षिका नहीं थी। तो यहाँ पर ये हो गया। उपेंद्र शाह 50वां शासक था। प्रदीप शाह की बात करें तो 51वां शासक था। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि इसके दरबार में मेधा शास्त्री, जो मेधा शास्त्री है वह नामक विद्वान था जिसने रामायण प्रदीप की रचना की है। रामायण प्रदीप की रचना किसने की है? मेधा शास्त्री ने की है। किसके दरबार में था? इसी के दरबार में था, प्रदीप शाह के दरबार में था।
पंचभाई कठेत गर्दी इसी काल में हुई थी। और प्रदीप शाह की बात करें तो प्रदीप शाह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक भी था। और इसी के समकालीन जो चंद शासक की बात करें तो कल्याण चंद्र चतुर्थ था, दीपचंद था, अजीत चंद था, ये सभी क्या थे, इसके समकालीन थे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुमाऊं का आक्रमण हुआ था, गढ़वाल पर भी इसी के समय आक्रमण हुआ था रुहेलों का। और देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्तों फैक्ट कि दून क्षेत्र पर रुहेल आक्रमण 1757 में हुआ था और अधिकार भी कर लिया था। को किसने आक्रमण किया था? नजीम खान के द्वारा किया गया था। फिर जब यहाँ पे कल्याण चंद्र चतुर्थ के बीच में और रुहेल के बीच में लड़ाई हुई थी यानी अली मोहम्मद के नेतृत्व में, तो 1743-1744 यानी पूछा जाता है कि रुहेल आक्रमण कुमाऊं पे कब हुआ था, तो 1743 और 1744 में हुआ था। तो इस युद्ध में प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र चतुर्थ की मदद की थी और 3 लाख रुपए क्या दिए थे, सहायता दी थी। फिर प्रदीप शाह की बात करें 31 अक्टूबर 1770 में दून क्षेत्र में पुनः गढ़ राज्य में शामिल कर दिया गया। यानी देखिए सबसे पहले जो रुहेल आक्रमण करते हैं वो कहां करते हैं, कुमाऊं में करते हैं, कल्याण चंद्र चतुर्थ के काल में करते हैं। और जब आक्रमण करते हैं तो उस समय प्रदीप शाह इनकी सहायता करता है, क्योंकि कल्याण चंद्र चतुर्थ हार जाता है बुरी तरीके से, तो सहायता करता है और 3 लाख रुपए इनकी क्या देता है, मदद भी करता है। फिर बाद में कुछ समय बाद यानी 1757 में गढ़वाल पर भी आक्रमण कर देते हैं रुहेल। तो रुहेल गढ़वाल पर जो आक्रमण करता है वो नजीम खान के नेतृत्व में करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो रुहेल होते हैं वो गढ़वाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं, यानी जो दून क्षेत्र है वहां पे कुछ क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर बाद में प्रदीप शाह इसका बदला ले लेता है और 1770 में जो दून क्षेत्र है उसे पुनः अपने राज्य में मिला लेता है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है प्रदीप शाह के संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी। हमने अजय रावत सर की बुक को भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं जो सचिवालय रक्षा का उत्तराखंड का पेपर है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम यहाँ पे सचिवालय रक्षक को आपको करवा रहे हैं और इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे सरल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर की बात करें तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है शीतल राज, यह बिल्कुल सही है। और शीतल राज की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध आपको मिलेगा पिथौरागढ़ से। बचेंद्री पाल की बात करें तो बचेंद्री पाल की बात करें तो इन्होंने कब 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था और भारत की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो देखिए उनका नाम क्या है, उनका नाम है मालवर्थ पूर्णा। क्या नाम है, मालवर्थ पूर्णा। और यह प्रश्न दोस्तों मालवर्थ पूर्णा यूकेएससी आपको पूछ भी जा चुका है। यूकेएससी ने पूछा है आपको कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो मालवर्थ पूर्णा है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत ही फेमस नाम आजकल चल रहा है करंट अफेयर का, वो है रिदम मामनिया। रिदम मामनिया, देखिए यह मात्र 10 साल के हैं और 10 साल की उम्र में इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसे इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट के जो बेस कैंप है वहां तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र वाले जो हैं वो कौन है, रिदम मामनिया है। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज दोस्तों आपको ऐसा पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो उनका नाम है जॉर्डन रोमेरो। तो क्या नाम है, उनका नाम है दोस्तों जॉर्डन। तो देखिए जॉर्डन हो गया और रोमेरो हो गया, जॉर्डन रोमेरो। तो जॉर्डन रोमेरो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और भारत की बात करें तो मालवर्थ पूर्णा हो गया, उत्तराखंड की बात करें शीतल राज हो गया, बचेंद्री पाल की बात करें तो 23 मई 1984 हो गया। अब एक प्रश्न आपको यह दोस्तों आपने यह बताना है कि उत्तराखंड के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उत्तराखंड के सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, खनिति देवी के नेतृत्व में सुदर्शन शाह द्वारा करवाया गया था। यानी सुदर्शन शाह के नेतृत्व में खनिति देवी जो उनकी रानी थी उनके द्वारा 1857 में करवाया गया था। और यहाँ पे सुदर्शन शाह से क्या प्रश्न ध्यान रखना, देखिए सुदर्शन शाह से ध्यान रखना जो अभी ग्राम विकास अधिकारी में आपको पूछा गया था कि टिहरी राजधानी क्या है, टिहरी जो राजधानी इन्होंने कब बनाया था। तो इन्होंने जो टिहरी राजधानी बनाया था दोस्तों वो 28 दिसंबर को बनाया था 1815 को। 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने राजधानी बनाया था। और 5 राजाओं का जो वंशजों का अधिकार टिहरी में स्वीकार कराया गया था ब्रिटिश द्वारा, वह कब कराया गया था, तो 4 मार्च 1820 को, 4 मार्च 1820 को। तो देखिए दोस्तों यह 2 प्रश्न हमें ऐसे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यह याद होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यह है
टिहरी राजधानी कब बनाया? 28 दिसंबर 1815 को बनाया। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पंवार राजा है उनके वंशजों का अधिकार टिहरी में कब स्वीकार किया गया? तो वह स्वीकार किया गया 4 मार्च 1820 को। कब किया गया? 4 मार्च 1820 को। तो यहां तक तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर बताइए कि मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार रिपीट हो चुका है। और इसका आंसर दीजिए जरा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, जी हाँ, इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी यशवंत सिंह कटोच। अब देखिए दोस्तों, यशवंत सिंह कटोच की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और वह आपको याद करनी है। वैसे तो याद होगा, एक रिवाइज कीजिए। देखिए, एक पुस्तक है इनकी, वह है गढ़वाल चित्रशैली। देखिए, गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। देखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, यह पुस्तक किसकी है? यशवंत सिंह कटोच की है। इसके अलावा उत्तराखंड का नवीन इतिहास, कई बार पूछा भी जा चुका है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो यह किसकी है? यह भी यशवंत सिंह कटोच की है। और मध्य हिमालय की कला, क्या है? मध्य हिमालय की कला, तो यह भी पुस्तक किसकी है? यह भी यशवंत सिंह कटोच की है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, एनएस थापा की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने बार बार पढ़ा भी होगा, अ बॉय फ्रॉम लंबाटा। क्या है दोस्तों? अ बॉय फ्रॉम लंबाटा। तो देखिए, पुस्तक पूछा जाएगा कि अ बॉय फ्रॉम जो लंबाटा है किसकी पुस्तक है? एनएस थापा जी की है। डॉक्टर शेखर पाठक जी की बात करें, देखिए शेखर पाठक जी की 2 पुस्तकें ध्यान रखना। एक तो है एशिया की पीठ पर, जो उमा भट्ट जी के साथ इन्होंने लिखी थी। और दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वह है कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन। तो यह शेखर पाठक जी की है। और यहीं पर दोस्तों यशोधर मठपाल जी की बात करें तो इनकी तो बहुत सारी है, जैसे रॉक आर्ट ऑफ केरला हो गया, प्री हिस्टोरिक ऑफ भीमबेटका हो गया, है ना, और रॉक आर्ट इन कुमाऊं हो गया। तो यह की बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं। तो देखिए, राजी जनजाति की बात कर रहे हैं तो राजी जनजाति तो सबसे छोटी जनजाति है। और इनकी जनजाति की बात करें तो यहाँ पे होगा बागनाथ, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में सबसे छोटी जो जनजाति आपको मिलेगी वो राजी जनजाति मिलेगी। इनके प्रमुख देवता की बात करते हैं। देखिए, राजी जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो बागनाथ हो गया, इसके अलावा गणनाथ हो गया, मल्लिकार्जुन, क्या हो गया? मल्लिकार्जुन। देखो, मल्लिकार्जुन, तो मल्लिकार्जुन जो देवता है वो किसके हैं? राजी जनजाति के हैं। और एक और ध्यान रखना दोस्तों, छुरमल देवता, क्या है? छुरमल देवता। तो छुरमल देवता, मल्लिकार्जुन देवता, गणनाथ देवता, बागनाथ देवता, ये सभी किसके हैं? राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बागनाथ, जिनकी जो बहुत पूजा करते हैं राजी जनजाति के लोग। चामुंडा देवी की बात करते हैं। देखिए, चामुंडा आप सभी जानते हैं कौन है? बोक्सा जनजाति का। कौन है? बोक्सा जनजाति का। तो यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि बोक्सा जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो कौन है, यानी प्रमुख देवता या देवी कौन है? तो चामुंडी देवी है। और इसके अलावा साकरिया देवता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साकरिया देवता, तो साकरिया देवता की बात करें तो किससे संबंधित है? बोक्सा जनजाति से संबंधित है। और यहीं पर महासु देवता की बात करें तो सभी जानते हैं दोस्तों, ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि पुंगाड़ी क्या है। देखिए, पुंगाड़ी बहुत बार हम डिस्कस करा चुके हैं। हमने आपको गोरखा शासन करवाया था, गोरखा शासन के कर आपको करवाए थे, कल परसों की ही क्लास में करवाए थे, पहली क्लास में करवाए थे। तो इससे पहली क्लास में हमने आपको सारी लिस्ट दी थी गोरखा शासन की जो कर थे, तो उसे आप जरूर देखना, इससे पहली ही वाली क्लास में है। तो पुंगाड़ी नामक क्या था? देखिए, पुंगाड़ी क्या था? एक भूमिकर होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो गढ़वाल क्षेत्र में कौन सी झील है? तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगी आपको विष्णुताल मिलेगी, सातताल, भीमताल, ये नैनीताल में आपको मिलेंगे। द्रोण सागर कहां पे मिलेगा? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, द्रोण सागर आपको कहां पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहां थी? तो बताइए जरा, कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी। तो जी हाँ दोस्तों, कत्यूरी राजवंश की अगर प्राचीनतम राजधानी की बात करें तो आपको कहां मिलेगी? तो यह मिलेगी ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है यह क्या है? बिल्कुल सही है। अब है यहाँ पे उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात? कत्यूरी के बारे में भी हम अगली क्लास में आपको डिस्कस करवाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए जरा कि गढ़वाल उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो किसका आंसर है? देखिए दोस्तों, एक फैक्ट को जरूर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको मिलेगा अल्मोड़ा में मिलेगा। और लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो 2011-2021, देखिए 2001 हो गया, 2011 हो गया, तो 2011 में है 963 और 2001 में कितना था? 962, यानी कितने की वृद्धि हुई? +1 की वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 में। अब देखिए सबसे ज्यादा क्या है, देखिए सबसे ज्यादा तो आ गया अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में कितना है जरा बताइए दोस्तों, अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो जी हाँ दोस्तों 1139, तो 1139 अल्मोड़ा हो गया। फिर अल्मोड़ा के बाद किसका आता है जरा बताइए। देखिए टॉप 3 आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए और टॉप 3 जो बॉटम है वो एटलीस्ट आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आ गया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद आता है दूसरा स्थान रुद्रप्रयाग का। किसका आता है दूसरा स्थान? रुद्रप्रयाग का। तो देखिए पहला स्थान तो आपने अल्मोड़ा देखा और दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग का। दूसरा स्थान किसका मिलेगा? दूसरा स्थान आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग का। और रुद्रप्रयाग की बात करें दोस्तों तो रुद्रप्रयाग का कितना है? तो बताइए जरा रुद्रप्रयाग का कितना है? तो जी हाँ दोस्तों रुद्रप्रयाग का मिलेगा आपको 1114 और उसके बाद आपको मिलेगा पौड़ी गढ़वाल का, यानी पौड़ी गढ़वाल का। और पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो पौड़ी गढ़वाल का कितना है? वह है 1103। तो 3 टॉप के जरूर याद रखना। सबसे पहले अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी की बात करें 1103। अब यहां पर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपको हरिद्वार मिलेगा 880। फिर यहां पे आपको दूसरा मिलेगा देहरादून मिलेगा। और देहरादून का कितना है? तो बताइए जरा देहरादून का कितना है? और देहरादून के बाद आपको जो मिलेगा वह आपको मिलेगा उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर के बाद आपको मिलेगा नैनीताल। क्या मिलेगा? नैनीताल। तो देखिए देहरादून की बात करें तो कितना है? 902 है। और यहीं पर अगर बात करें उधम सिंह नगर की तो 920 हो गया, यानी 2 जीरो को ऊपर कर देना। और नैनीताल की बात करें तो 934 आपको मिलेगा, 934। तो यह है दोस्तों लिंगानुपात, इस फैक्ट को जरूर याद करना। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे हो चुका है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सभी इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद फौज के नेहरू ब्रिगेड के जो बी कंपनी है उसके कमांडर कौन थे। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर जो ए है यानी ज्ञान सिंह बिष्ट जी, यह बिल्कुल सही है। ज्ञान सिंह बिष्ट जी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए यहां पर आपने देख लिया। अब यहां पे देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों जो बार बार आपको पूछे जाएंगे। तो नेहरू ब्रिगेड के जो बी कंपनी थे उसके तो ज्ञान सिंह जी हो गए, यानी ज्ञान सिंह जी हो गए। और यहीं पर अगर बात करें दोस्तों कर्नल चंद्र सिंह रतूड़ी, क्या लिख लिया यहाँ पे? कर्नल चंद्र सिंह, देखिए कर्नल चंद्र सिंह रतूड़ी जी, देखिए कर्नल चंद्र सिंह रतूड़ी जी। तो देखिए कर्नल चंद्र सिंह रतूड़ी जी की बात करें दोस्तों तो ये सिंगापुर जो ऑफिसर जो कमांडर थे, यानी जो सिंगापुर जो ट्रेनिंग ऑफिसर जो कमांडर थे उसके यहाँ पे प्रमुख थे। तो सिंगापुर ट्रेनिंग ऑफिसर, सिंगापुर ट्रेनिंग, तो सिंगापुर ट्रेनिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। तो यानी यहां तक तो ये हो गया। देखिए सिंगापुर ट्रेनिंग ऑफिसर के जो प्रमुख थे वो कौन थे? कर्नल चंद्र सिंह रतूड़ी थे। अगर यहां पे बात करें जैसे तीसरी बटालियन के कमांडर, तो तीसरी बटालियन है ना, तीसरी बटालियन यहां पे लिख लेता, थर्ड बटालियन। तो तीसरी बटालियन की बात करें तो इसके प्रमुख कौन थे आजाद हिंद फौज के? तो इसके प्रमुख थे दोस्तों मेजर पदम सिंह दानू, तो मेजर पदम सिंह दानू कौन थे? थर्ड बटालियन के प्रमुख थे। और यहीं पर दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाए फर्स्ट बटालियन के, तो फर्स्ट बटालियन के प्रमुख कौन थे? तो उनका नाम था पितृशरण रतूड़ी जी। क्या था? पीसी रतूड़ी जी, यानी पीएस रतूड़ी जी, यानी पितृशरण रतूड़ी जी। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर फैक्ट को याद करें और बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल चंद्र सिंह रतूड़ी सिंगापुर जो ट्रेनिंग ऑफिसर थे उसके प्रमुख थे। थर्ड बटालियन आपको पूछा जाए तो मेजर पदम सिंह दानू जी प्रमुख थे। और फर्स्ट बटालियन की बात करें तो पीसी जो पीएस रतूड़ी जी है वह इसके प्रमुख थे। और इसके अलावा दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस जी के जो पर्सनल जो एडजुटेंट थे वह कौन थे? वह थे कमांडर जो मेजर देव सिंह दानू जी थे, वह थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और यहाँ पे पूछा है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो सरल है, ऑप्शन नंबर डी है। और 1994 में इस पुस्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। अब देखिए दोस्तों पातीराम की बात करें तो एनसन गढ़वाल ने पुस्तक लिखी थी। यशोधर मटपाल जी के बारे में हमने आपको अभी डिस्कस करवाया था।
और शेखर पाठक जी के बारे में भी हमने आपको डिस्कस कराया था कि इनकी 2 पुस्तक को ध्यान रखना, एशिया की पीठ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एक था दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको बताया था, कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन। तो इन्हें जरूर याद करना। और पातेराम ने जो गढ़वाल एंसेट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी वो कब लिखी थी? 1916 में लिखी थी। आप यहां पे देख लेना दोस्तों, गढ़वाल एंसेट एंड मॉडर्न पुस्तक है, शिमला आर्मी प्रेस से इसका प्रकाशन हुआ था और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यहां तक दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है और आई होप यहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।